Welcome to P. Agarwal editorial. Today the topics that we are going to discuss is the first topic is delimitation, red flags and solutions. तो इस आर्टिकल में कई अच्छे सॉल्यूशंस दिए गए हैं कि कैसे डिलिमिटेशन पे हम काम कर सकते हैं. तो एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या रहेगी कि हम कंसर्न्स एड्रेस करें पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन के लिए. हमें क्या करना चाहिए, जैसे एक सॉल्यूशन जो ऑथर ने दिया है कि एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम पार्लियामेंट्री सीट्स को फ्रीज कर दें और जो स्टेट असेंबली की सीट्स हैं बस सीट्स हैं उनको इंक्रीज कर दें. क्यों? क्योंकि अब जो क्योंकि जो लोगों का डायरेक्ट वो है पॉइंट ऑफ एक्सेस, वो लोकल कम्युनिटीज़ को डायरेक्ट किन से काम पड़ सकता है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से. मेनली उन्होंने ही उनके लिए काम करना है. बाद में अगर ब्रॉडर टर्म्स में देखें तो पार्लियामेंट में उन लोगों के ही आगे जाके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. तो मतलब डायरेक्ट काम तो हमें अपनी स्टेट असेंबली से ही है ना, उन्होंने ही डायरेक्टली हमारे लिए रूल्स बनाने, तो हम ये भी कर सकते हैं. ऑल्दो इसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे बट फिर भी ये चीज़ सोची जा सकती है. फिर एक और क्या पॉइंट हो सकता है कि हम राज्यसभा की जो सीट्स हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें इक्वली अमंग 5 जोग्राफिक जोन्स. जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर में हम एक रेशियो बनाए कि हाँ इतनी सीट्स होंगी राज्यसभा की, उनको 5 हिस्सों में बस इक्वली डिवाइड कर दें ताकि किसी भी एरिया को प्रॉब्लम ना हो कि हाँ हमारे पास साउथ के पास रिप्रेजेंटेशन कम आएगी या नॉर्थ के पास. इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल्स को दोबारा से इंश्योर करें कि वो दोबारा से काउंसिल लगाएं. जैसे कि सिर्फ वेस्ट की काउंसिल है जिसने रिसेंटली फेब में मीटिंग करी और बाकी सब ने तो काफ़ी टाइम से नहीं करी है. तो अगर इनको दोबारा से हम रिवाइटलाइज करें, इनको दोबारा से इंश्योर करें कि इनकी प्रॉपर वर्किंग हो रही है, रेगुलरली मीटिंग्स हो रही है, तो उससे भी इंश्योर होगा फेयर गवर्नेंस और डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस. लर्निंग्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड असम डिलिमिटेशन. तो उन्होंने अभी अपनी स्टेट डिलिमिटेशन किया तो हमने देखा कि कैसे कुछ एक इश्यूज आए हैं. हम उनसे भी सीख सकते हैं कि कैसे अनइक्वल वोट वेटेज हो रहा है. जम्मू की कुछ सीट्स में 1.2 का वेटेज आ रहा है. फिर पुअरली स्ट्रक्चर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिकल जोग्राफिक लेवल पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस एंड रीड्राइंग बाउंड्रीज. अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे JNK में कुछ एक एरियाज़ को मर्ज कर दिया तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आई क्योंकि उनके जोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं. तो उनके लिए रूल्स बनाना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. असम में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का ऐसे ही मर्जर हुआ तो उसमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स डिस्टर्ब हुए हैं. नीड फॉर ट्रांसपेरेंट एंड फेयर डिलिमिटेशन इन 2026. तो जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है हमारी वो प्रायोरिटाइज करे फेयर रिप्रेजेंटेशन. ये डिसप्रपोर्शनेट जो सीट एलोकेशंस हुआ है ना JNK और असम से, उनसे हमें सीखना पड़ेगा. तो कॉन्स्टिट्यूंसीज इस हिसाब से डिज़ाइन होनी चाहिए कि एक लॉजिकल, जोग्राफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस को देखा जाए, ना कि आर्बिट्रेरी चेंजेस कर दे बस. तो एक क्लियर फ्रेमवर्क और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट की ज़रूरत है ये करने के लिए. स्ट्रेंथनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर. तो अगर हम इंटरस्टेट काउंसिल्स को दोबारा से इंश्योर करेंगे कि वो प्रॉपरली काम कर रही हैं तो एक प्लेटफॉर्म बनेगा स्टेट्स के लिए अपने कंसर्न्स को कम्युनिकेट करने का. जोनल काउंसिल्स को रेगुलरली मीटअप्स करने चाहिए टू डिस्कस गवर्नेंस इश्यूज और रीजनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए. प्रिवेंटिंग अनबैलेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्योरली पॉपुलेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए. उससे क्या होगा कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ बढ़ जाएंगी. फिर सॉल्यूशंस लाइक इक्वलाइजिंग राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन एंड इंश्योरिंग फेयर असेंबली सीट डिस्ट्रीब्यूशन, उससे गवर्नेंस इम्बैलेंस प्रिवेंट हो सकता है. कंक्लूजन यही है कि जो डिलिमिटेशन है उसको डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ना कि इम्बैलेंसेस क्रिएट करने चाहिए. तो हमें एक वेल प्लान ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की ज़रूरत है ताकि फेयर सीट एलोकेशंस हों. टॉर्चर शैडोज इंडियाज जस्टिस सिस्टम. तो इसमें अब क्या बात हुई है, एक्स्ट्राडिशन केसेस हाईलाइट इंडियाज लीगल शॉर्टकमिंग्स. तो ये परसेप्शन है या परसेप्शन या एक्चुअल में रियलिटी भी है कि कैसे इंडिया के जेलों में टॉर्चर होता है. तो जैसे अब UK का कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उन्होंने संजय भंडारी को की एक्स्ट्राडिशन से मना कर दिया बिकॉज ऑफ टॉर्चर. देन US केस सिमिलरली, देन पैटर्न एक्स्ट्राडिशन केसेस. तो ये देखा जाता है कि काफ़ी फ्यूजिटिव्स ने चैलेंज किया एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर इन इंडिया. तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इंडिया की इमेज पे. इंडिया फेलियर टू रेटिफाई द UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर. तो इंडिया ने अभी तक UN कैट भी नहीं रेटिफाई किया है डिस्पाइट बीइंग अ साइनेटरी एंड हैविंग रेटिफाइड अदर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज. तो उन्होंने बाकी तो करें, ये क्यों नहीं कर रहे हैं. फिर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51C और 253 है वो मैंडेट करते हैं रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटीज, पर इंडिया अभी भी अलाइंड है नॉन रेटिफाइंग नेशंस के साथ जैसे कि सूडान या हेती. पास्ट रिकमेंडेशंस फॉर एंटी टॉर्चर लॉ.
तो सेलेक्ट कमेटी बनाने की बात हुई 2010 में, उसने कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टॉर्चर लॉ बोला। फिर लॉ कमीशन 2017, उसने एक ड्राफ्ट बनाया फॉर एंटी टॉर्चर बिल। देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इसके लिए कहा कि एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होनी चाहिए टॉर्चर के लिए, पर अभी तक हमारे पास कोई लॉ नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या रहा है कस्टोडियल टॉर्चर पे, कि उन्होंने बोला है कि हाँ, आर्टिकल 21 इज़ फॉर राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, तो टॉर्चर तो नहीं होना चाहिए। फिर की केसेस जैसे कि डी के बासु केस, उसमें भी गाइडलाइंस ले करी गई अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर। देन पुट्टा स्वामी केस, उसने अफर्म किया कि राइट टू प्रिवेसी और डिग्निटी होना चाहिए। नंबी नारायण केस, देन जुडिशियल इनएक्शन। तो काफ़ी पास्ट रूलिंग्स के बाद भी सुप्रीम कोर्ट एक एंटी टॉर्चर बिल को पुश करने में अभी तक फेल रहा है। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल इमेज, तो इंटरनेशनल इमेज तो इंडिया का यही बनता जा रहा है ना कि यहाँ पर टॉर्चर इतना ज़्यादा होता है कि लोग एक्स्ट्राडिशन से ही अपना वो कर लेते हैं कि नहीं, एक्स्ट्राडिशन इंडिया में जाके नहीं होना। तो ये चीज़ हो रही है, तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि जो स्टेट सैंक्शन टॉर्चर है उससे डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी भी डैमेज हो रही है। नीड फॉर इमीडिएट एक्शन, तो हमें एक एंटी टॉर्चर बिल की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमैनिटेरियन कमिटमेंट्स को अपहोल्ड कर सकें और हमारी इंटरनेशनल इमेज भी बचा सकें, डेमोक्रेटिक इमेज जो हमारी है वो भी बचा सकें। कंक्लूजन यही है कि जो टॉर्चर है वो कस्टडी में वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, और कई बार तो ये होता है कि टॉर्चर कर ही जा रहे हैं और अभी ये भी नहीं पता है कि जो पर्सन जिसका वो टॉर्चर कर रहे हैं वो एक्चुअल में कल्प्रिट है या नहीं, और लास्ट में मतलब इतने साल केस चल गया, उसको टॉर्चर भी किया गया 3-4 साल, और लास्ट में जाके पता चलता है वो ये तो है ही नहीं। तो वो उस चीज़ से भी अब कौन उसके वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी या जो ट्रॉमा उसने फेस किया होगा इंसान ने उसके कारण, टॉर्चर के कारण, कौन उसको वो चीज़ वापस देगा? वो तो अपने उससे नहीं उभर पाएगा ना। सो थैंक यू।